हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेमेस्टर 2 के ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के दूसरे सेशन में बाकी टॉपिक के बारे में जानेंगे। हम लोग लास्ट सेशन में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसके बाद जो सेमेस्टर 2 में जो बचे हुए बाकी टॉपिक है उसके बारे में इस सेशन में देखेंगे। हम लोग लास्ट सेशन में क्या क्या देखे थे? हम लोग लास्ट सेशन में अक्षांश देशांतर बनाने सीखे थे। अक्षांश देशांतर के बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है उसके बारे में जाने थे। उसके बाद हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको हम प्राइम मेरिडियन जिसको हम ग्रीनविच जिससे जहाँ से टाइम को मापा जाता है उसके बारे में उस रेखा के बारे में जाने थे। फिर नेक्स्ट है ग्रेट सर्कल कितने हैं उसके बारे में जाने थे। ग्रेट सर्कल के बाद हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक जो वृत्त है वह रेखा, ये सारे हम लोग इस सेशन में हम लोग देखे थे। नेक्स्ट है ग्रीनविच मीन टाइम जो है हम लोग को स्थानीय जो समय है मानक उसको किस प्रकार से गणना किया जाता है उसके बारे में सीखे थे। किस प्रकार से 360 डिग्री होता है इसके बारे में गणना करने सीखे थे। नेक्स्ट है आगे हम लोग जानेंगे क्लाइमोग्राफ के बारे में। क्लाइमोग्राफ क्या है उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। क्लाइमोग्राफ एक ग्राफ है जिसमें पूरे वर्ष की किसी भी क्षेत्र का, निश्चित क्षेत्र का, किसी भी विशेष क्षेत्र का पूरे वर्ष की वहाँ की औसत तापमान और आर्द्रता जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इससे क्या होती है ये दोनों जो तापमान और आर्द्रता के देख के हम लोग पूरे वर्ष की हम लोग यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कहाँ पे किस प्रकार की मौसम रही। ठीक है, तो क्लाइमोग्राफ बनाने के लिए हम लोग ये जो डाटा है यह डाटा दिया गया है। यह डाटा रांची का है, दिया निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से रांची झारखंड का क्लाइमोग्राफ बनाइए। ठीक है, यह डाटा हम रूलिंग पेज में लिखेंगे। लास्ट टाइम भी हम लोग बोले थे कि लिखने का कार्य हम लोग रूलिंग में करेंगे और ड्रॉ करने का काम हम लोग वाइट पेज में करेंगे। उसके साथ ही यह ध्यान रहे कि जब भी हम ड्रॉ करें उसमें पेंसिल का ही यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को ग्राफ चाहिए। ग्राफ आप खुद से बना सकते हैं पेपर में या फिर ग्राफ पेपर लेके उसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लाइमोग्राफ है उसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देना है। क्या लिखना है? किसी स्थान के औसत मासिक तापमान एवं आपेक्षिक आर्द्रता के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित करने के बनाए गए आरेख जो होता है उसे उस स्थान का क्लाइमोग्राफ कहलाता है। ठीक है, वही चीज़ अभी जो हम पीछे बताएं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बनाने की विधि भी लिखा हुआ है। किसी स्थान का क्लाइमोग्राफ बनाने के लिए सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचे जाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो बोलते हैं। फिर क्षैतिज अक्ष पर आर्द्रता एवं ऊर्ध्वाधर अक्ष पर हम लोग क्या कहते हैं, तापमान को दर्शाते हैं। और और उसके बाद हम लोग जो आंकड़े दिए गए हैं हर एक जो हर मंथ का जो आंकड़ा दिया गया उसके अनुसार से पॉइंट हम लोग दर्शाते जाएंगे। पॉइंट दर्शाने के बाद उस पॉइंट का नामकरण करेंगे जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आगे हम लोग सारे चीज़ देखेंगे। और उसके बाद सभी को एक एक जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च जितने भी डॉट बने हैं सबको एक एक सरल रेखा से हम लोग खींचते जाएंगे और उसको हम अंतिम में दिसंबर से लेकर जनवरी में बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बनाने का तरीका एक प्रैक्टिकल रूप से देख लो। उसमें एक चीज़ और होता है उसमें जो हमारे क्लाइमोग्राफ है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं कि उसमें यह जो है टेलर महोदय द्वारा बनाए गए थे सर्वप्रथम। और इसमें बताया गया था कि इसका मूल उद्देश्य उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में यूरोपवासियों के निवास की संभावनाओं व सीमाओं को इंगित करना था।
इसका मुख्य उद्देश्य इसलिए बनाए थे वो। अतः उसने इन क्लाइमोग्राफों के उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी, ये 4 भागों में यह टेलर महोदय ने बांटकर उसमें मग्गी, रो, नी एंड स्कॉचिंग शब्द का उपयोग किया। और इस जो चारों वर्ड का यूज किया है, वह चारों वर्ड का यूज इसलिए किया है क्योंकि उस क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का अगर डॉट जाता है तो उस क्षेत्र का हम उसका जो चारों 4 भागों में वर्गीकृत किया है, उसको वहाँ के क्लाइमेट के बारे में यह बतलाता है। ठीक है। इन चारों के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है कि उसका क्या मग्गी, रो, नी एंड स्कॉर्चिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में देख लो। आगे हम लोग देखते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है। क्लाइमोग्राफ में अभी हम लोग देखें कि जो तापमान है वह एक्स एक्सिस इधर हुआ आर्द्रता, ये आर्द्रता हुआ और ये तापमान हुआ। ठीक है। यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ, जिसमें से इधर हम लोग का यहाँ बताया गया है, लास्ट में हम लोग देखे हैं कि जो डाटा दिया गया है, इस डाटा के अनुसार हम वहाँ पे पॉइंट किया करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जनवरी में क्या 17.5 से टेम्परेचर है, और जनवरी में 17.5 क्या है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। ठीक है। और जो हमारी आर्द्रता जो है वो परसेंटेज में होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक चीज़ हमेशा हम लोग को आर्द्रता जनरली 3 प्रकार के पाया जाता है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड स्पेसिफिक, जिसको निरपेक्ष, सापेक्ष और विशिष्ट कहते हैं। निरपेक्ष में क्यूबिक मीटर के अनुसार से वहाँ पे देखा जाता है कि कितने आर्द्रता है। सापेक्ष में हम परसेंटेज के अनुसार से देखते हैं, और विशिष्ट में हम लोग रेशियो के अनुसार से देखते हैं। वो हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो सापेक्षिक आर्द्रता या अपेक्षिक आर्द्रता है वो परसेंटेज में होती है। तो जनवरी में 17.5 डिग्री सेल्सियस था, और 49% क्या था, सापेक्षिक आर्द्रता है। तो उसी के अनुसार से वहाँ पे हम क्या करेंगे, नोट डॉट वहाँ पे डॉट देंगे। ठीक है, मेंशन करेंगे ग्राफ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं 17.5 एंड 49। तो 17.5 एंड 49, यहाँ देखो 17.5 एंड 49 का यहाँ पे दिया गया है जनवरी का। ठीक है। जनवरी में देखो, ये जो जनवरी है, जनवरी में दिया है 17.5 एंड 49 टेम्परेचर को मिला के यहाँ पे ग्राफ में दिया जाता है। यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को देखेंगे यहाँ 5, 10, 15, 20 है ना। तो 15 और 20 के बीच में 75 यही हो सकता है, इसको लाया यहाँ पे, और नीचे से 49 गया, तो यहाँ पे बन गया जनवरी। ठीक है। इसी तरह डॉट हम मिलाते जाएंगे, और डॉट मिलाने के बाद हम वहाँ पे नेम मेंशन करेंगे। फिर जनवरी को किए, फरवरी को किए, मार्च को करेंगे, अप्रैल करेंगे, मई करेंगे, सबको डिनोट करने के बाद हम जब नवंबर और दिसंबर पहुँचेंगे तो अंतिम फिर जनवरी से मिला देंगे, और यह क्या उस ड्रॉ हो जाएगा, उसका पूरा क्लाइमोग्राफ बन जाएगा। अब क्लाइमोग्राफ में जो हमारे टेलर महोदय ने 4 भाग में वर्गीकृत करके जो नामकरण किए थे, उसको कहाँ कहाँ लिखना है, सो हम लोग देखते हैं। कभी भी ग्राफ को 4 भाग में, बराबर भागों में अगर बांट दिया जाए, तो ये नी जो होगा इस साइड होगा, स्कॉर्चिंग इस साइड होगा, मग्गी इस साइड होगा, और रो इस साइड होगा। अब इसका फीचर्स क्या है, सो जनरली हम लोग ग्राफ के माध्यम से ही देख सकते हैं कि नी में जो होगा वह इस क्षेत्र में जितना होगा, उसका क्या होगा कि टेम्परेचर भी कम होगी और आर्द्रता भी कम होगी, है ना। इसका टेम्परेचर हाई होगा, है ना, इस क्षेत्र का, और आर्द्रता कम होगी। इसका टेम्परेचर हाई और आर्द्रता दोनों ज़्यादा होगी, और इसकी टेम्परेचर कम और आर्द्रता ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ठंडा और आर्द्रता रहेगा, यहाँ पे क्या है, ग्रीष्म रहेगा और आर्द्रता भी रहेगी, और यहाँ पे क्या रहेगी, ग्रीष्म और शुष्क रहेगा, और यहाँ पे
शीत और शुष्क रहेगा नी में। ठीक है, इसी चारों भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा मंथ में किस क्षेत्र में आता है, इस प्रकार से भी वर्गीकृत करके देखते हैं। ठीक है, ये हुआ क्लाइमोग्राफ। बढ़िया से इसको बनाना है। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर में बनाएं, या फिर आप अपने से ग्राफ बना सकते हैं। उस जो हमारे पेपर है प्रैक्टिकल वाले पेपर, उसमें भी बना सकते हैं। उसके बाद अच्छे से ये जो क्लाइमोग्राफ हो लिखते हो उसको अच्छे से लिखा करो। और जब भी बनाते ड्रॉ करने से पहले जब हम लोग का पेपर मिलता है उसको चारों ओर से घेर दो, ताकि देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है, ये हमारा क्या था, क्लाइमोग्राफ। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे हेदरग्राफ के बारे में। यह डाटा के अनुसार देख लोगे किस प्रकार से मिलाना है, एक एक करके सारा चीज़ जनवरी फरवरी मार्च ये सब चीज़ देखो, गलती नहीं करोगे। हर एक का डाटा वहाँ से देखोगे, जो डाटा हम पीछे दिया गया है उस डाटा को देखना है और उसी के अनुसार से यहाँ पे ग्राफ में मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हीदर ग्राफ के बारे में। हीदर ग्राफ क्या है उसके बारे में जानते हैं। क्लाइमोग्राफ और हीदर ग्राफ में अंतर क्या है। क्लाइमोग्राफ में अभी हम लोग देखें कि वहाँ तापमान तो बता रहा था प्रत्येक मंथ का, उसके साथ साथ यहाँ पे आर्द्रता बता रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्षा बता रही है। हीदर ग्राफ में जो है वह तापमान और किसी भी क्षेत्र विशेष क्षेत्र का तापमान और आर्द्रता की स्थिति को तापमान और वर्षा की स्थिति को बतलाता है। उसे उस ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है, तो उस ग्राफ को हम हीदर ग्राफ के नाम से जानते हैं। तो यह डाटा दिया गया है, यह तापमान है, टेम्परेचर है, और यह वर्षा हो रही है प्रत्येक जनवरी फरवरी मार्च में। किस प्रकार से जो डाटा दिया है यह वहाँ पे दिया गया है। यह जो है कहाँ का डेटा है, यह जमशेदपुर का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। हम यह जो रूलिंग पेज में लिखेंगे डाटा को, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। हीदर ग्राफ एक प्रकार का जलवायु आरेख है जो किसी विशेष स्थान की जलवायु स्थिति को दर्शाता है। इसे सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर इसे भी बनाया था। ठीक है, प्रस्तुत किया था। जलवायु का सरल चित्रण यह एक ग्राफ के माध्यम से किसी क्षेत्र के औसत तापमान और क्या है, वर्षा के पैटर्न को आसानी से समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन ये होता है, जिससे किसी भी क्षेत्र का तुलना का भी अध्ययन कर सकते हैं, या मंथ के साथ कि किस महीना में और महीनों के अंतर्गत दोनों तुलना करके जलवायु का अंतर पता कर सकते हैं। ठीक है, रचना विधि में क्या करना है, उसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसमें भी रहेंगे, इसमें भी वाई एक्सिस रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसी प्रकार से जिस प्रकार आंकड़ा पिछले क्लाइमोग्राफ में हम लोग देख रहे थे, आर्द्रता और टेम्परेचर को नोट करके ग्राफ में दर्शा रहे थे, इसमें हम लोग को रेनफॉल और टेम्परेचर को मेंशन करके हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे। ठीक है, और अंतिम में वही सारे रेखाओं को, सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, उसके बाद दिसंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी तक, सारे एक सीरियल वाइज सीरियल हम लोग एक सरल रेखा से सारे बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, यह होगी हीदर ग्राफ। हीदर ग्राफ की रचना हम लोग देख लिए। हाँ, हीदर ग्राफ किस प्रकार से बना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहले कि जनवरी में हीदर ग्राफ में जनवरी में क्या तापमान था, 14 डिग्री सेल्सियस था, और 1 सेंटीमीटर क्या था, 14 डिग्री सेल्सियस क्या था, तापमान था, और 1 सेंटीमीटर हमारा वर्षा हो रही थी। तो आगे देखते हैं कि 14 डिग्री सेल्सियस देखो कहाँ हो जाएगा, यह तापमान बता रहा है, और यह इधर वर्षा बता रहा है। ठीक है, यह वर्षा बता रहा है, मतलब रेनफॉल। तो तापमान कितना था, 14 था, तो यहाँ देखो 15 यहाँ है। ठीक है, उसके नीचे होगा, और इधर से क्या बोला, 1 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बांटा गया, तो ये 1 सेंटीमीटर दे दिया। यहाँ 5 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर, सबको डिवाइड ऐसा करना है कि जब भी वो जब हम जो आंकड़ा दिया है उसको खोजें तो हमको गणना करने में दिक्कत ना हो। यह डिवाइड 2 से भी कर सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह देते जाओ, या फिर 5, 10, 15, 20, 25 आपका अनुसार से। लेकिन सारा जो
कभी भी आंकड़ा देख लो कि आंकड़ा में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा 35 यहाँ पे है ना। इसमें आंकड़ा में सबसे बड़ा 35 है, तो मतलब जब भी हम बनाएंगे यहाँ से वह 35 आ जाना चाहिए। और इसमें आंकड़ा कितना है, 27 है, तो जब भी ये बनेगा ऊपर में तो ये नीचे बनेगा ना, तो ये 27 में यहाँ 27 तक आना चाहिए और वहाँ 35 तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो वह बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है। अपना अनुसार उसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, 2 4 6 करके भी बांट सकते हो, 5 10 करके भी बांट सकते हो। जितना छोटा अंक लोगे उतना बड़ा ग्राफ बनेगा, और जितना बड़ा अंक लोगे और जितना बड़ा अंकों में डिवाइडेड करोगे उतना छोटा ग्राफ बनेगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा छोटा ग्राफ भी बनाना अच्छा बात नहीं है, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा नहीं। तो जो हम लेंगे वह मात्रा लेंगे 5 10 इस प्रकार लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उसका ग्राफ मीडियम साइज में बनेगा। अगर 2 4 6 लेते हैं तो ग्राफ बहुत बड़ा बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इधर ग्राफ के बारे में देख लिए। नेक्स्ट है मौसम प्रतीक, जिसको हम वेदर सिंबल कहते हैं। मौसम प्रतीक क्या होता है उसके बारे में जानो। मौसम प्रतीक वे छोटे छोटे चित्र होते हैं जो मौसम मानचित्रों पर विभिन्न मौसमी स्थितियों को दर्शाते हैं। क्या है प्रतीक, मतलब एक चिन्ह होता है, कोई भी मौसम का एक चिन्ह होता है, जिसको क्या है, ये प्रतीक हमें बताते हैं किसी विशेष स्थान पर क्या मौसम है। ठीक है, क्या मौसम हो रहा है या होने वाला है। यह प्रतीक प्रतीक जो सिंबल बनाता है वो कोई आम आदमी नहीं बनाता है, यह कोई विशेषज्ञ द्वारा बनाई जाती है या डिजाइन किया गया हुआ है पहले से। ठीक है, और क्या है, ताकि वह सरल से क्या करे, वह सरलता से किस याद रख सके। और विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के मौसम प्रतीक उपयोग किए जाते हैं, लेकिन मूल अर्थ जो है वह समान होता है। तो हम लोग बहुत सारे मौसम का प्रतीक है, मतलब बहुत सारे मौसम का प्रतीक है, वेदर सिंबल है, उसमें से कुछ सिंबल को हम लोग ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। ठीक है, इसका उपयोग को थोड़ा सा मेंशन कर देना है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान, मौसम जीव विज्ञानी इन प्रतीकों का उपयोग करके भविष्य के मौसम का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, खबरें जो समाचार हम लोग चैनलों में देखते हैं, मौसम अपडेट देते समय इन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। मोबाइल ऐप यूज़ करते समय मौसम ऐप्स जो होते हैं वेदर से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं हमारे मोबाइल में, उसमें भी इसका सिंबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ प्रकार का जो सिंबल्स हैं, हमारा वेदर सिंबल है उसके बारे में देख लेते हैं। बाकी अगर तुम इससे ज़्यादा बना सकते हो ढूंढ के तो और भी बना सकते हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन हम कुछ सिंबल्स यहाँ बता दिए हैं। वर्षा का सिंबल ये है, हिम का ये है, रेतीला, ओस, धूप, इंद्रधनुष, धुंध, कुहासा, ओला, धुआं, फुहारा एवं हिमांक। यह हम टोटल 12 ठो दिए हैं। ने अगर तुम्हारा और इच्छा है इससे ज़्यादा बनाने का तो आप गूगल में टाइप करके कुछ सिंबल्स वहाँ से निकाल सकते हो, या फिर तुम कॉलेज में आओ, वहाँ पे ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल का बुक है, उससे आप यह सिंबल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सिंबल बनाना है और लिखना है वह अच्छे तरीके से बड़ा और मीडियम साइज में, बड़ा नहीं मीडियम साइज में और अच्छे से बनाना है, ताकि जो सिंबल है वो पता चल जाए। ये नहीं कि हड़बड़ी में किसी तरह से जल्दी जल्दी छाप के ले आना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र। यह क्या है, यह एक ऐसा मानचित्र है या दस्तावेज है जो पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को दर्शाता है। सिंपल सा बात है, नाम से ही पता चल जा रहा है, भारत की दैनिक मौसम मानचित्र है ना। यह मानचित्र जारी होता है, और हम लोग मौसम मानचित्र में एक मानचित्र का भी एग्जाम्पल में देखेंगे। वह जो मानचित्र है वह 18 जनवरी 1979 का है, जो हमारे प्रैक्टिकल बुक में दिया गया है। किस समय का है ये सारे चीज़ दिया गया है। यह जो मौसम मानचित्र है जनरली हम लोग कभी न्यूज़ चैनल या कभी मौसम का विशेषज्ञ लोग जब बतलाते हैं तो उस प्रकार से यह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दैनिक मौसम मानचित्र में हम लोग देख लेते हैं
कि भारत का जो मानचित्र लिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देना है, किस प्रकार से भारत का जो क्षेत्र है वह किस प्रकार के जलवायु से संबंधित रखता है। उसके बाद जो मानचित्र जो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं, मानचित्र क्या क्या उस मानचित्र के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त होता है वह उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है। जैसे कि तापमान, वर्षा बताएगा, वायुदाब बारे में बताएगा, पवन की स्थिति बताएगा, गति बताएगा, आर्द्रता के बारे में बतलाएगा और बादल के बारे में इतनी जानकारी देगा इस मानचित्र में। तो इस मानचित्र को बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि मानचित्र होता क्या है। ठीक है, यह मानचित्र हमारा क्या है, इंडिया का मानचित्र है, इंडियन डेली वेदर, वही है, वेदर रिपोर्ट है और यह डेट दिया हुआ है। ठीक है, तुम चाहो तो यह इंडिया को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो क्या करना, तुम इंडिया का एक मैप लेना जो ब्लैंक हो, उसके बाद उस मैप में ड्रॉ करने का प्रयास करना। और अगर इंडिया का मैप तुम ड्रॉ कर सकते हो तो खुद से बनाने का प्रयास करो। ठीक है, इसमें सारे जो हम बोले टेम्परेचर वगैरह सारा चीज़ बताएगा, ये वायुदाब बता रहा है, ये वायु का उच्चावच बता रहा है। ठीक है, सारा चीज़ मिली, ये उच्चावच है ना, वायुदाब ये बता रहा है, मिलीबार के बारे में बता रहा है। ठीक है, पवन की स्थिति बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है, सारा इसमें लो प्रेशर हाई प्रेशर कहाँ है, देखो हाई प्रेशर यहाँ, यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, ये सारे चीज़ हमारे इस मैप में बतलाता है। ठीक है, यह मैप ध्यान से देख लो और इस मैप को बनाने का प्रयास करो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यार एक मिनट, ये जो बनाने के बाद जो हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब भी कर देना अच्छा है। ठीक है, कि जो वायु दाब क्या है, तापमान क्या है, सारा चीज़ देखो। वायु दाब के बारे में बताएगा, दक्षिण भारत में क्या दिया हुआ वायु दाब के बारे में बतलाया, जितना भी सारा चीज़ है उसको देख लो। क्या लिखा हुआ, दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर भारत में मध्यवर्ती क्षेत्र से पूर्व तथा पश्चिम दोनों की ओर वायुमंडलीय दाब में वृद्धि हो रही है, यह नोटेड किया हुआ 114 से 120 कह रहा है। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में तथा अरब सागर के सुदूर दक्षिण भाग में वायुमंडलीय दाब की मात्रा, सारे वायुमंडलीय जो जहाँ जहाँ दाब है उसके यहाँ पे क्या किया गया है, बतलाया गया है। जो अभी हम लोग मैप यूज़ किए हैं उस मैप का वायुमंडलीय दाब के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, समदाब रेखाओं के बारे में बतलाया गया है कि किस किस क्षेत्र में समदाब रेखाएं गया है। मानचित्र के उत्तरी पश्चिम भाग के समदाब रेखाओं की प्रवृत्ति के अध्ययन से स्पष्ट है कि पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के आर पार स्थित निम्न वायु दाब गर्त के रूप में पूर्व की ओर बढ़ रही है। सारे वायु दाब के बारे में वहाँ पे क्या है बतलाया, ये सारे चीज़ हम लोग रूलिंग पेज में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पवन के बारे में बताएंगे कि वहाँ के जो पवन है उसके बारे में, स्थिति के बारे में, मानचित्र में पवनों की दिशा एवं वेग पर उच्च एवं निम्न दाब क्षेत्रों की स्थिति ताप प्रवणता का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है, ये बता देंगे। आकाश की दशा बता देंगे, वर्षण बता देंगे, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो होती है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्या लिख देना है। ठीक है, ये सारे काम रूलिंग पेज में करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केल के बारे में। यह स्केल है, हम जब कभी स्केल जानने से पहले हम पहले इसका मीनिंग जान लो कि स्केल आखिर है क्या। स्केल का मतलब होता है किसी भी मैप जो होता है, मैप हम लोग देखते हैं, मैप जो बना हुआ रहता है वह एक स्केल के अनुसार बना रहता है। ठीक है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, है ना, बहुत सारे स्केल के टाइप्स हैं, है ना। तो उसी के अनुसार से वह हमारा मैप बना रहता है। इसी स्केल को बड़ा करने पे छोटा मानचित्र बनता है, अरे स्केल को छोटा करने पे बड़ा मानचित्र बनता है। ये सारा डिपेंड करता है स्केल पे। ठीक है, तो हम लोग स्केल में जानने से, स्केल के बारे में हम लोग को क्लास में बहुत बड़े अच्छे तरीके से जानेंगे। उससे पहले हम लोग स्केल में बनाना क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। स्केल क्या है था, अभी हम बता दिए कि स्केल जो है हम लोग को धरातल जो होता है
हम लोग को जो अभी मैप बना है, मैप क्या है, मैप हम लोग का जो धरातल है, धरातल का एक ही प्रतिरूप है, वहाँ पे मैप पे दर्शाते हैं। उसी प्रकार से जो स्केल है, धरातल पर जितना है हमारा धरातल पे, उसका वास्तविक दूरी जो है वह मानचित्र पर दूरी के क्या है, दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसमें देखो कैसे स्केल काम किया, रिप्रेजेंट ऑन स्केल। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ, कंस्ट्रक्ट ए सिंपल स्केल। पहले हम लोग स्केल में बहुत सारा है, हम लोग स्केल में 3 पढ़ेंगे, सिंपल, कॉम्परेटिव और डायगोनल। ये 3 स्केल के बारे में हम लोग जानते हैं, बाकी बाद में सीखेंगे। ठीक है, सिंपल स्केल में क्या है उसके बारे में देखते हैं। स्केल बनाने से पहले यह रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया गया है आरएफ, उसके बारे में जान लेते हैं, जिसको हम हिंदी में निरूपण भिन्न कहते हैं। यह जो 1:60,000 है, मतलब 1:60,000 जो दिया हुआ है, यह क्या है, यह दर्शा रहा है स्केल, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 इंच बराबर 60 सेंटीमीटर, 60,000 सेंटीमीटर या 60,000 इंच। कहाँ पे दर्शा रहा है, यह मैप में दर्शा रहा है ना। ये 1 सेंटीमीटर तुम्हारा मैप में दर्शा रहा है, और ये धरातल वाला। ठीक है, तो यह जो फ्रैक्शन बता रहा है कि धरातल और हमारे मानचित्र जो है उसका स्केल के बारे में क्या है, तुलनात्मक बतलाता है कि वहाँ पे अगर 60,000 सेंटीमीटर धरातल में लेते हैं तो हमको मैप में 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। और अगर मैप से अगर किसी क्षेत्र का दूरी प्राप्त करना है, तो हम उस क्षेत्र में अगर 6 सेंटीमीटर आ रहा है तो 6 सेंटीमीटर गुने 60,000 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो धरातल का दूरी पता चल जाएगा। इसीलिए यह जो बतलाता है इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर निरूपण भिन्न के नाम से जानते हैं। सारा जो खेल है वह स्केल का इस रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपण भिन्न के में निहित है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो यह दिया गया है वह किस प्रकार से दिया गया है, सेंटीमीटर में है। ये हमेशा ध्यान रहो कि वह सेंटीमीटर में है, इंच में है, इसी से पता लगता है। ठीक है, तो बता रहा है कि यह जो मानचित्र बनाने बोल रहा है या मानचित्र के बारे में बता रहा है कि वह 1 सेंटीमीटर बराबर 60,000 सेंटीमीटर का एक स्केल लिया गया है। ठीक है, उसके अनुसार से हमको पता करना है। ठीक है, सिंपल स्केल बनाना है। स्केल का जब भी मैप बनता है तो मैप बनता है, ये जो वर्ल्ड मैप बना हुआ है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है, बन गया है। अंतिम में यहाँ नीचे साइड एक स्केल बना हुआ रहता है इस प्रकार से, वह वहाँ लिखा हुआ रहता है कि वह स्केल कितना स्केल से बना हुआ है, कॉर्नर में, यहाँ कॉर्नर में बना रहता है। ठीक है, तो वह जो स्केल है वह स्केल बनाया किस प्रकार से जाता है, यहाँ पे वही बतलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इतना है, तो इसको कैलकुलेशन करके ये क्या निकला, 1 सेंटीमीटर बराबर 6 किलोमीटर निकला है। तो यहाँ 6 किलोमीटर बराबर, यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/6, तो 24 किलोमीटर बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 24 किलोमीटर का स्केल बनाना, तो 4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन का काम हम लोग कहाँ करेंगे, यह कैलकुलेशन का काम हम लोग रूलिंग पेज में करेंगे। जी देखो, ये प्रैक्टिकल का ही कॉपी है, इस प्रकार से रूलिंग पेज में करेंगे। फिर सिंपल स्केल आएगा, सिंपल स्केल का देखो एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसके बारे में देख लो। क्या लिखा हुआ है कि निरूपक भिन्न 1:6:3, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 1, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लो क्या लिखे हैं, 1 है, /2 दे देना, 6:3:3:6:0, यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं देना है। 1 सेंटीमीटर ना 1 इंच बराबर इतना थी होता है। ठीक है, इतना इंच लिया गया है, यहाँ पे इंच पे लिया गया है, वहाँ पिछले हम लोग सेंटीमीटर में था, जिसको इंच और मील जो है माइल, उससे क्या करना है, हम लोग को दर्शाना है। हम अगर यहाँ पे इंच ले रहे हैं मैप में, तो वहाँ पे माइल में लेना होगा, कहाँ, धरातल में। ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो देखो 1 इंच बराबर इतना माइल होता है, कैलकुलेशन देख लो, 1 माइल
तो 6 इंच की दूरी निकलता है मानचित्र पर, तो धरातल पर 6 मील की दूरी हो जाती है। ठीक है, यह देख लो, इस सिंपल स्केल को इस तरह लिखना है। नेक्स्ट हम सिंपल स्केल बनाना कैसे है, तो हम लोग को यहाँ पे कितना आया था, 6 इंच लेना है। यहाँ पे क्या लिखा है, 6 इंच की दूरी लेना है, तो हम लोग को 6 इंच पहले क्या करना है, चलो देखते हैं मैप में कैसे बनाना है, मतलब हम लोग को स्केल कैसे बनाना है। पहले क्या करना है, हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है 6 इंच का। ठीक है, 6 इंच का ड्रॉ कर लिए। 6 इंच को पार्ट कर दिए हम लोग, कितना भाग में, 1 2 3 4 5 6 भाग में। 6 इंच का लिए और ये पार्ट करके बना दिए, बन गया। ठीक है, 6 इंच का लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, बराबर भागों में बांट गए। शुरुआत का जो एक बॉक्स है ये वाला, इस बॉक्स में पहला यहाँ 0 देना है, 0 से इसको भी बराबर भागों में बांट देना है, 5 बराबर भागों में, और 1 2 3 4 5 करके नोट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे इंच लिख देना है, यहाँ पे लिखने भूल गया है, इंच लिख देना है। ठीक है, और यहाँ ये इधर क्या डिनोट कर रहा है, माइल दिखा रहा है। ठीक है, यह रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है 1:63360 के अनुसार से यह स्केल बनाया है। सिंपल स्केल बढ़िया से लिखना है, और जब भी ड्रॉ करोगे उसको चारों साइड इस प्रकार से डबल लाइन से घेर देना ताकि बहुत बढ़िया दिखे। यह तुम्हारे सिंपल स्केल है, इसको ड्रॉ करना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंपैरेटिव स्केल देखेंगे। कंपैरेटिव स्केल में और सिंपल स्केल में अंतर क्या है, सिंपल स्केल में सिर्फ हम लोग एक मात्रक देख रहे थे ना, मापनी में मात्रक देखते हैं, जैसे कि इंच और किलोमीटर, न सेंटीमीटर और किलोमीटर, इंच और माइल, इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे। लेकिन कॉम्परेटिव स्केल में अगर हम लोग को किसी भी देश है, जैसे हम लोग को यहाँ माइल नहीं चलता, किलोमीटर हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, अगर माइल में किसी को देखना है, अगर यहाँ से अमेरिका चले जाओ किसी, वहाँ पे माइल जल्दी यूज़ होता है, वहाँ अगर बोलेगा, वहाँ पे अगर देखना चाहेगा कि इस मैप में माइल के अनुसार से किस प्रकार से गणना करेंगे इस मैप में, तो उसके लिए क्या करता है, तुलनात्मक अध्ययन हेतु नीचे कंपैरेटिव स्केल दिया जाता है। कंपैरेटिव स्केल में सेंटीमीटर वाला भी रहता है स्केल, और हमारा इंच और माइल वाला भी रहता है, सेंटीमीटर और किलोमीटर वाला भी रहेगा, और इंच और माइल वाला भी रहेगा अपना, और बहुत सारे जो मात्रक है किसी का भी यूज़ कर किया जा सकता है। ठीक है, तो वह क्या है, एक कंपैरेटिव स्केल के रूप में एक ही मैप में दो दो स्केल का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए गणना जो किया जाता है उसका मैं पहले क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:2 या जो 1.5 लाख है, निरूपक भिन्न है, से एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें मील तथा किलोमीटर में पढ़ी जा सके। अभी बोले ना, मील पर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, डेकामीटर, बहुत सारे जितने भी मीटर्स आते हैं मात्रक हैं, वो सारे यूज हो सकता है, लेकिन दो कॉम्परेटिव में, सिंपल में एक था, कॉम्परेटिव में दो। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन को निकालो। उसके बाद यहाँ पे अंतिम में आएगा जो 5.7 इंच, यह एक क्या है, यह हमारा मेजरमेंट है जिसको हम लोग आगे जो स्केल बनेगा उसमें देखना है। ठीक है, तो इसको रचना करने का क्या विधि है, 5.7 जो आया है उसमें लंबी एक सरल रेखा खींचकर उसको 4 भागों में बांट देना है, और बाईं ओर से प्रथम भाग को असमान नहीं, समान होगा, इस असमान लिख दिया, समान विभागों से बांटकर, जिसमें प्रत्येक प्राथमिक तथा गौण भाग 3 मील एवं 1 मील दूरी को प्रदर्शित करेगा। या क्या हुआ, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को देख लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला कैलकुलेशन करना है, वो तो किलोमीटर वाला थी, माइल वाला निकला। अब हम लोग इंच और माइल हो गया, अब हम सेंटीमीटर और किलोमीटर का देखते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर, ये यह लिखा हुआ है। इसका जो कैलकुलेशन करके हम लोग निकालेंगे, तो अंतिम में जो आएगा वह 13.33 सेंटीमीटर आएगा। तो दो चीज़ हमेशा याद रखो, पहला यहाँ पे है
5.7 ये इंच में आया है, और यहाँ पे है 13.33 सेंटीमीटर व सेंटीमीटर में। इसी दोनों के अनुसार से हम लोग स्केल बनेगा। देखो पहला जो आया था 5.7, उसको ऊपर में हम लोग पहला लाइन खींचेंगे 5.7 का, ये लाइन खींचा हुआ है, ये बना हुआ है 5.7 का। उसको 4 भाग में बांट दिया है, 1 2 3 4। उसको 4 भाग में बांटने के बाद जो पहला भाग है उसको भी 4 भाग में 3 भाग में बांट दिया है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, मेन तुम लोग गलती यहाँ करते हो कि नीचे का जो 13 पॉइंट, ये तो 5.7 था, ये 13 पॉइंट ये इंच में था। ठीक है, इंच में था, और सबको पहले 5.7 इंच खींचना है, उसके बाद बराबर बराबर भागों में तीनों चारों को बांटना है। ठीक है, अब इसको जो है 13.33 सेंटीमीटर है, इसको क्या करना, 13.33 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक खींच लिए। ठीक है, अब क्या किए हैं, इसको बराबर भागों में 1 2 3 4 5 भाग है, 1 2 3 4 5, 5 बराबर भागों में बांट देना है। पहला काम ये करना, बराबर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, फिर इसको जो पहला वाला भाग है, पहले क्या होता, 5 बराबर भाग में बांटेंगे तो पहले एक गणना कर लेना कि कभी भी बराबर भाग में बांटते तो ये जो 0 0 है, ये दिखाते हैं 1 मिनट, यह जो 0 है 0 0 एक जगह कैसे आएगा, यही नहीं आ पाता, इधर उधर हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, हमारे पास 13 पॉइंट क्या है, 13.33 था, उसको कितना से भागा देना है, 1 2 3 4 5, 5 से, तो लगभग 2.7 या 6 आ जाएगा। तो पहला क्या करना है, स्केल बैठाना, 2.76 यहाँ पे आना चाहिए, 2.7 या 6 जो है यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद यहाँ से, अब यहाँ से 13 सेंटीमीटर यहाँ तक खींच देना, उसके बाद बराबर बराबर भागे में बांट देना, तब ये जो 0 0 है आपस में मिलना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद क्या करना है, अपना ऊपर वाला माइल में दर्शा देना है, नीचे वाले को किलोमीटर में दर्शा देना है, और ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन देने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर ये कॉम्परेटिव स्केल लिखना है, और पेपर को या चारों साइड से कवर कर देना है। ठीक है, यह कॉम्परेटिव स्केल बन गया। ठीक है, कंपैरेटिव स्केल जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो यही बताना है कि वह दो मात्रकों का तुलनात्मक मतलब अध्ययन किया जाता है, किसमें, मैप में, मानचित्र में। ठीक है, मानचित्र में दो स्केल के बारे में अगर बतलाना हो तो हम कंपैरेटिव स्केल करेंगे, एक स्केल के बारे में दर्शाना हो तो हम सिंपल स्केल के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे डायगोनल स्केल। डायगोनल, जब भी ये लिखते हो ना टॉपिक को, थोड़ा बड़ा में लिखा करो, इसमें छोटा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे बड़ा में डायगोनल स्केल लिखा करो। ठीक है, या डायगोनल स्केल, इसमें निरूपक भिन्न दिया हुआ है, 40,000 1:40 सेंटीमीटर मतलब होगा। ठीक है, यह दिया गया, जिसमें इसी के निरूपक भिन्न के अनुसार से हमको क्या बनाना है, डायगोनल। अभी हम लोग देख रहे थे एक डायगोनल क्या है, सो देख लेते हैं। अगर एक मात्रक हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल स्केल। ठीक है, दो मात्रक हो तो कॉम्परेटिव स्केल, है ना, सिंपल स्केल था, कॉम्परेटिव स्केल। अगर 3 मात्रक आ जाए तब हम डायगोनल का यूज करते हैं, है ना, डायगोनल स्केल का यूज होगा, 3 होगा तो। अभी हम 2 तक पढ़ रहे थे, अब 3 आ गया, तो वही चीज़ है, 3 गो है तो तीनों का मात्रा निकालना होगा। 4.8 सेंटीमीटर निकला, मतलब 4.8 किलोमीटर है। ये सारा चीज़ गणना करने के बाद हमारा क्या निकल जाता है, 12.5 सेंटीमीटर एक आ गया। तो हम लोग को मेन जो निकला है, लाइन खींचना है, वह 12 सेंटीमीटर खींचना है। ये कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, देख लेना, 1 सेंटीमीटर बराबर इतना होता है, उतना होता है, मतलब जो निरूपक भिन्न है उसी के अनुसार से तब फिर यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, अब क्या है कि जो 12.5 सेंटीमीटर आया है उसको क्या करना है, 5 भागों में विभाजित करना है। क्या करना है, 5 भागों में विभाजित कीजिए, और प्रत्येक भाग 1 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगा, ये भी बतला दे रहा है। ठीक है, और प्रथम भाग है उसको 10 भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग 1 हेक्टामीटर का बताएगा। देखो एक एक यहाँ पे मैप नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है,
फिर डेकामीटर प्रदर्शित करेगा। ठीक है, प्रदर्शित डेकामीटर प्रदर्शित करने के लिए बाएं सिरे पर लंबे लंब पर समान अंतर पर क्या करना है, 10 चिन्ह लगाए तथा पहले बताई गई विधि के अनुसार समानांतर विकर्ण रेखा खींचिए। अब बताते हैं इसको। यहाँ पे रचना विधि तो लिख दिया है, यहाँ पे लिखना भूल गया है कि रचना विधि। यहाँ पे जब लिखोगे तो यहाँ पे हेडलाइन देना रचना विधि। ठीक है, उसके बाद ये सब लिखना। ठीक है, यह हो गया तुम्हारी रचना विधि के बारे में। अब बनाना किस प्रकार से उसके बारे में देखेंगे। डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल लिखते हो उसको बहुत बड़ा बढ़िया से लिखा करो। डायगोनल स्केल में अभी हमको बोला 12 पॉइंट कितना था, 12.5 सेंटीमीटर का लेना है। पहला काम वही करना है, तो पहला काम वही कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 12 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर लिए। उसको 1 2 3 4 5 भागों में बांट दिए। तो 5 से भागा देके कितना सेंटीमीटर आता है उसके अनुसार से पाँचों भाग को रखना है। उसके बाद क्या करना है कि 5 भाग बांट देने के बाद हम लोग को पहला काम करना है, ये जो लाइन खींचे हैं ऊपर से नीचे तक पतला पतला, उसको 10 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही थोड़ा सा गलत किया है, बराबर भाग में बांटना है। देखते हैं यहाँ पे इधर चौड़ा चौड़ा रखा है, यहाँ पे पतला कर दिया है, ये देखो। इसीलिए नहीं, सब बराबर समान भाग रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिनोट कर देंगे 0 से 10 तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, ये डायगोनली हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे 10 लाइन। ठीक है, और उसको 1 से 10 तक दर्शा देंगे। यह हेक्टामीटर दिखाएगा, यह डेकामीटर दिखाएगा, और यहाँ पे किलोमीटर देखा। तो डायगोनल स्केल में 3 मात्रक को दर्शाता है मैप में। ठीक है, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है ही। ठीक है, उसके बाद इसको चारों साइड से घेर देना। ये हमारा डायगोनल स्केल के बारे में था। स्केल हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं, और इतना ही ठीक रहेगा। ठीक है, आगे का स्केल अगर जानना हो तो कॉलेज में बताया जाएगा। चलो नेक्स्ट है दंड आरेख। ये दंड आरेख जो है हम लोग का क्या यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। दंड आरेख क्या है, हम लोग बार डायग्राम के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। बार डायग्राम के बारे में तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि किसी भी जो वस्तुओं की जो है वह क्या करते हैं, एक विम आरेख के दर्शाकर बतलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बार डायग्राम या एक प्रमुख एक विम आरेख है। इसके द्वारा एकल अथवा सामूहिक सांख्यिकीय आंकड़ों के मानों को आयताकार दंडों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आयताकार दंड जो होता है इस प्रकार से उसके द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जहाँ प्रत्येक दंड की लंबाई और ये जो दंड है उसकी लंबाई जो उसको निर्धारित करता है, वो आंकड़ा जो दिया रहेगा उसी के अनुसार से हम दर्शाते हैं। ठीक है, या जो लिखने वाला कार्य है हम लोग रूलिंग पेज में करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दंड आरेख का जो डाटा दिया हुआ है उसके बारे में देख लो। जो दंड आरेख है उसका डेटा यह है, किसी भी क्या है आंकड़ा में जनसंख्या बताया है, स्थान बताया है। ठीक है, यह सिंपल बार डायग्राम है। सिंपल बार डायग्राम का जो हम लोग बार डायग्राम में बहुत सारे प्रकार के डायग्राम होते हैं, जिसमें से सिंपल बार डायग्राम है। आगे हम लोग 2 और पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं लेकिन हम लोग जनरली 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल बार डायग्राम में हम लोग क्या क्या करना है कि आंध्र प्रदेश में इतना मिलियन क्या है जनसंख्या है, और यह जो जनसंख्या है मिलियन में है, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बार डायग्राम बनाने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रचना विधि इसके बारे में देख लेते हैं। रचना विधि क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। सरल दंड आरेख जो है के द्वारा क्या प्रदर्शित करता है उसके बारे में सब दिया गया है, उसको अच्छे से देख लो। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम पढ़ेंगे तो। इससे बढ़िया है कि तुम इसको देखो। और इसमें एक चीज़ और बताया गया कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी दे सकते हैं, लेकिन जब अगर हम किसी नाम के अनुसार से या किसी
क्रमागत दिन या क्रमागत महीना के अनुसार से दिखाते हैं तो असेंडिंग और डिसेंडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या कुछ उसका फीचर्स है, उसका कुछ नियम है, देख लो। फिर उसका बनाने का तरीका हम बताते हैं कि पहला क्या करना है। यह जो है यहाँ पे लिखना भूल गया, यह देखो ये जी क्या है, क्या है, सभी स्थान का नाम है और यह है पॉपुलेशन। तो यहाँ पे लिख देना है जनसंख्या, जनसंख्या इन मिलियन, मिलियन में। ठीक है, मिलियन में यहाँ लिखोगे और यहाँ पे स्थान है। तो अब क्या करना है, अब वहाँ का डाटा देखना है कितना था। आंध्र प्रदेश में 66.5 है। तो वहाँ पे जाएंगे और 66.5 की जगह पे यह खींचेंगे और यह दंडारेख बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 22.4 है, यहाँ पे 86 पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो इस तरह मिलाएंगे, 86 जहाँ होगा वहाँ पे यह दंडारेख बना देंगे। इसमें कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है, बच्चा वाला काम है, आराम से साफ साफ बनाना है। ठीक है, साफ साफ बनाने के बाद इसमें एक और काम करना है, यहाँ पे किया हुआ नहीं है, सिंपल यहाँ पे लिखना होगा, सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, और इसको अंडरलाइन करेगा। ठीक, और जैसे कि बोले हैं कि उसके बाद अंतिम काम होता है या चारों साइड से डबल लाइन से घेर देना ताकि तुम्हारा पेज सुंदर लगे। ठीक है, यह सिंपल बार डायग्राम है, उसको बढ़िया से देख लो। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिश्रित दंडारेख। ठीक है, जिसको हम कंपोजिट कहते हैं। जिस प्रकार से अभी हम लोग देख रहे थे ना, स्केल, सिंपल स्केल में एक मात्रक है ना, कॉम्परेटिव स्केल में दो मात्रक और डायगोनल में तीन मात्रक देख रहे थे। उसी प्रकार से हम लोग अभी सिंपल में एक देखें, फिर देखो मिश्रित में हम लोग दो आंकड़े देखेंगे, तीन आंकड़े देख सकते हैं, दो या से अधिक आंकड़े देख सकते हैं। तो इसमें देखो राज्य का नाम दिया हुआ है, ये राज्य है, ये क्या है, ग्रामीण की जनसंख्या है, ये शहरी की जनसंख्या है और यह कुल जनसंख्या है। एक ही बार डायग्राम में तीनों चीज दर्शाएगा, उसी को हम मिश्रित डायग्राम कहते हैं। सिंपल सा याद रखना है। ठीक है, यह मिश्रित डायग्राम हो जाएगा, इसका डेटा रहेगा, इसके बारे में थोड़ा लिख देना है। मिश्रित डायग्राम, कंपाउंड डायग्राम क्या है उसके बारे में देख लेना है। फिर उसके बाद उसको किस प्रकार से बनाना है, रचना विधि भी नीचे दिया गया है। उसके बाद ये देखो इसको बनाना किस प्रकार से, सो देखेंगे। क्या था कि आंध्र प्रदेश में टोटल कितना है, पहले ये देखो तो इसमें तुम दिक्कत करेगा। टोटल बनाते समय ध्यान देना, आंध्र प्रदेश में टोटल 66.5 है। ठीक है, और ग्रामीण है 48.6। तो पहले कुछ नहीं करना है, सिंपल समझ आओ। 60 पहला सबसे कूल क्या है, 66.5 है। यहाँ पे नाम लिखने भूल गया है, यहाँ आंध्र प्रदेश, क्या करना है, यहाँ राज्यों का नाम लिखना भूल गया ना, तो यहाँ राज्य का नाम देना है, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जो जो है सब यहाँ से यहाँ तक सारे राज्यों का नाम देना है, उसी के अनुसार देना। तो पहला आंध्र प्रदेश था, उसमें 66.5 था, है ना। 66.5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो टोटल 66.5 है। वाइट वाला अर्बन दिखा रहा है, रूरल दिखा रहा है, ये ड्रॉ किया हुआ है ना। तो हम लोग अर्बन में वाइट दिख रहा है, रूरल में ये दिख रहा है, क्या है, स्केच किया हुआ। तो हम लोग को पहले रूरल दिखा रहा है, तो रूरल दिखाना है, तो पहले रूरल दिखाना है। तो रूरल का कितना है, 66.5, 66.5, तो ये तुम्हारा कुल था टोटल। रूरल 48.6 है, तो आंख बंद करके 48.6 में पहला क्या करना है, यहाँ पे लाइन खींच देना है 48.6। ठीक है, यहाँ पे 66.5 था, यहाँ 48 पॉइंट, उसके बाद इसको ड्रॉ कर देना और ऑटोमेटिक तुम्हारा ये शहर वाला का निकल जाएगा। शहर वाले को नापने की आवश्यकता नहीं है। कुल टोटल पॉपुलेशन को देख लेंगे, पहले टोटल पॉपुलेशन का एक दंड आरेख बनाएंगे।
उस दंड आरेख में जो रूरल पॉपुलेशन है उसको नीचे से लेकर ऊपर तक देख के उसको ड्रॉ कर देंगे, तो ऊपर का जो शहरी मानचित्र शहरी पॉपुलेशन है वह अपने आप निकल जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से सारे राज्यों का नाम यहाँ देना है और राज्यों का नाम देके यह बार डायग्राम बना देना है, और जो लिखा है पॉपुलेशन ऑफ मेजर स्टेट इंडिया, ये सारी चीज़ लिखना है। ठीक है। यह हुआ तुम्हारा कंपाउंड बार डायग्राम। इसमें तीन तीन चीज़ बता रहा है, टोटल बता रहा है, अर्बन बता रहा है, रूरल बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बहुदंड आरेख। क्या होता है कि इसमें था कि एक ही दंड है, एक ही दंड में सारा अलग अलग बता रहा है, इधर कुल है, इधर रूरल है, इधर अर्बन है, एक ही दंड आरेख है ना, एक ही दंड आरेख। लेकिन अगर बोला जाए कि हमको यही तीनों को अर्बन रूरल और क्या है टोटल को अलग अलग से दंड आरेख से बताना है, तब क्या करेंगे, एक दंड आरेख बनाएंगे टोटल का, फिर एक रूरल का, फिर एक अर्बन का। ठीक है। तब इस प्रकार से बनेगा, फिर बनेगा टोटल का, रूरल का, अर्बन का। तो इस तरह से दंड आरेख बनता है अलग अलग। जब अलग अलग बनेगा तो उसको बोलते हैं ये बहुदंड आरेख। मतलब उसमें दंड जो है बहुत रहेगा। एक दंड में अगर रहेगा बहुत सारे मानक, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। और जब ये अलग 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 मानक के लिए अलग अलग दंड बनाया जाएगा तो वह बहुदंड कहलाएगा। ठीक है। मल्टीपल बार डायग्राम, उसका डाटा दिया हुआ है, ये डेटा है, डेटा देख लो। नहर है, कुआं है, तालाब है एवं अन्य है। मल्टीपल बार डायग्राम के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसको देखो, उसको नोट करो। ये सारे लिखने का काम तुम कहाँ पे करोगे, रूलिंग पेज में। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका देखो बनाना है, तो ये डायग्राम है मल्टीपल बार डायग्राम का। देखो यहाँ पे कैनल, वाल, वेल मतलब कुआं, टैंक एंड अदर सारा चीज़ दिया गया है। वहाँ पे डेटा दिया गया है, डेटा के अनुसार से पहले देखेंगे या नहर कितना है, तो 0.8 है 1950 से 51 के बीच में। और ये कितना है 0.6 है। ये कितना है, ये क्या था, पहले कुआं था, फिर ये टैंक है और ये अदर है। ठीक है। सारा डेटा जो है यहाँ पे दिया हुआ है। कहाँ, इसमें देखो 1950 से 1951 के बीच में, ये 1950 से 1951 के बीच में नहर कितना है 0.83, कुआं 0.60, तालाब 0.36 एवं 0.36। ठीक है। यह बहुदंड आरेख में दिया गया है। और ये नहर का अलग बनेगा दंड, इसका कुआं का अलग दंड बनेगा, तालाब का अलग बनेगा। सबका जो दंड बनेगा वह सटा तो रहेगा लेकिन सबका अलग अलग बनेगा। ठीक है। यहाँ से डाटा देखना, तीन गो है, तीनों का डाटा वहाँ देख के तीन ठो बना देना है। देखो 50 51, 75 76 और 76 77। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 50 51 ये रहा, 75 76 सॉरी चला जाता उधर। हाँ, तो ये 50 51 75 76 यहाँ पे है 75 76, और ये 76 77 का दंड आरेख दिया गया। इसको देखो और इसको बनाओ। ठीक है। अब नेक्स्ट है, लास्ट बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं, पाई चार्ट, जिसको हम पाई डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। पाई डायग्राम बनाने के पहले कैलकुलेशन देख लो। पाई का डायग्राम है क्या, पाई डायग्राम कुछ नहीं, एक सर्कल है। सर्कल का मान जानते हैं 360 डिग्री होता है। इसी 360 डिग्री को डिवाइड करके सबका अलग अलग मान यहाँ दर्शाया जाता है। ठीक है। तो मान दर्शाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबका अगर डाटा देखना पड़ेगा कि डाटा में आखिर क्या है। डाटा में क्या है, टोटल लैंड है, टाइप्स ऑफ लैंड है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ टाइप्स ऑफ लैंड है, फॉरेस्ट,
बैरन, नॉन एग्रीकल्चर, परमानेंट pasture, grazing लैंड, ट्री, कल्टिवेबल वेस्टलैंड, फॉलो, ये सारा चीज़ क्या है, लैंड का टाइप्स दिया हुआ है, यूज किया जाए, और यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है। ठीक है, तो पहला ध्यान रहे कि जब भी पाई चार्ट बनाएंगे या मतलब या पाई डायग्राम बनाएंगे तो परसेंटेज को पहले हम डिग्री में अथी करेंगे। टोटल 360 डिग्री है, सबको डिवाइड कर दो। यहाँ पे टोटल परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज के अनुसार से यहाँ पे निकाला गया है। परसेंटेज के अनुसार से यहाँ पे देखो हर एक का निकाला है। पहला निकाला है यहाँ पे देखो 43.41 टोटल है। उसका अगर डिग्री निकालेंगे टोटल 100% अथी करेंगे, क्या कहते हैं, नेट सॉन एरिया का निकाला है यहाँ पे, है ना। नेट सॉन एरिया सबका यहाँ जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पे उसी डेटा के अनुसार कैलकुलेशन करके यह डिग्री निकाला गया है ना। हम देखते हैं क्या है, फॉरेस्ट का 22.57, यहाँ देखो 22.57 लिखा हुआ है, और उसको कैलकुलेशन करके 360 से 3.6 से यहाँ डिग्री निकल जाता है 81.25। तो 81.25 उसको अप्रोक्स 81 ले लिया गया। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा है बैरन के लिए 0.629 है, तो 0.629 यहाँ लिया गया, इंटू 3.6 किया गया, और देखो ये निकल गया क्या, डिग्री निकल गया 22.64, तो इसको अप्रोक्स में 23 ले लिया। यह सारा अप्रोक्स में लेकर सारा गणना करके डिग्री में निकल जाएगा। तब हम क्या करेंगे, एक जो एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, यह जो सर्कल है वह सर्कल बनाएंगे। यह सर्कल में सारे अभी जो हम डेटा निकालें कितना कितना डिग्री है फॉरेस्ट का, कितना है बैरन का, कितना है नॉन एग्रीकल्चर का, वो डिग्री निकालेंगे। और जो ज्योमेट्री बॉक्स में ये आता है इसको प्रोटेक्टर कहते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में चांद कहते हैं, उसको यहाँ लेना है। पहले इसको 180 भाग देना है, और उसके बाद सबको एक एक करके निकाल देना है डिग्री में। जो जितना डिग्री है 22 डिग्री 45 डिग्री वह बांट देना है। उसके बाद यहाँ जो लिखना है वह परसेंटेज में लिखना है ना। जो परसेंटेज वहाँ दिया गया था, जो मान दिया गया था यहाँ पे परसेंटेज में दिया है ना, देखो ये परसेंटेज में दिया है, यही मान वहाँ लिखना है परसेंटेज में। यहाँ परसेंटेज है, यहाँ 36 से गुना किया, तब यहाँ से 3.6 से गुना किया, तो यहाँ पे डिग्री निकल गया। ठीक है, यह देखो और इसको छापो। यह लास्ट था, यह लंबा हो गया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, लेकिन सारा का सारा टॉपिक पे बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, सारा बना के लाना है फाइल में, एक भी नहीं छोड़ना है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में अगर हम किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसमें फिर से भेजा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।